हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। और मैं आ गया हूं आपके बीच मैक्रो इकोनॉमिक्स का महामैराथन एमसीक्यू सीरीज को लेकर के। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, 100 मैक्रो इकोनॉमिक्स एमसीक्यूज को करेंगे, जिससे आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है लगभग सब कवर होगा, है ना। आपको करना क्या है, वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। आप अगर एक बार में नहीं देख पाते, 2 बार में देखिए, 3 बार में देखिए, बट वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत ही जबरदस्त है। और ये जो क्वेश्चंस है हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन है जिसका हिंदी में नहीं है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हिंदी इंग्लिश में दिया हुआ है, ठीक है। तो आगे बढ़ूं उसके पहले एक इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं और यूजी इकोनॉमिक्स हो या पीजी इकोनॉमिक्स हो या यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स हो, अर्थात टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स हो, इन सब के कोर्सेज अगर आप करना चाहते हैं, क्लासेस करना चाहते हैं, तो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन कीजिए। कैसे? मोबाइल एप्लीकेशन अभी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, राज इकोनॉमिक्स RECC। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप रांची से हैं, रांची झारखंड से हैं, ठीक है, तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा आज का ये महामैराथन का सेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन जो है हमारा, है ना, 101 है ना, क्वेश्चन नंबर है इकोनॉमिक सीरीज का। चलिए, कहता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व इज। जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है आपने पढ़ा होगा कि इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। ये लेवल ऑफ इनकम से इन्फ्लुएंस नहीं होता है। लेवल ऑफ इनकम कुछ भी है, वो हमारा एक इन्वेस्टमेंट जो है वो जो हो रहा है वो होगा, ठीक है ना। इनकम के अलावे कोई फैक्टर्स चेंज होता है, जैसे पॉपुलेशन बढ़ गया तब ये बढ़ सकता है, बट इनकम से ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हमेशा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस रहेगा, इनकम एक्सिस के तरफ हॉरिजॉन्टल रहेगा, ठीक है ना। तो क्या है, ऑप्शन नंबर ए है पॉजिटिवली रिलेटेड विद इनकम। बिल्कुल गलत है, क्योंकि पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम का मतलब हुआ जैसे इनकम बढ़ रहा है इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, ऐसा इसमें नहीं हो रहा है। आ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द इनकम एक्सिस, बिल्कुल यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर इनकम एक्सिस, ठीक है। चलिए 102 क्वेश्चन नंबर है, कहता क्या है, मैच करना है एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। ये काहन ने दिया था, ठीक है, किसने दिया है, काहन ने, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 2। रेचर्ड इफेक्ट ये डूसनबेरी के द्वारा दिया गया इफेक्ट था, रेचर्ड इफेक्ट, ठीक है। और इन्होंने एक और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी दिया था, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें 4 हो जाएगा। रियल बैलेंस इफेक्ट ये पेटिंकन के द्वारा दिया गया, तो ऑप्शन इसका 3 का 3 होगा। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन ये हमारा प्रोफेसर केन्स का है कि जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम बढ़ता है कंजम्पशन लेवल भी हमारा बढ़ता चला जाता है। तो 2 4 3 1, ठीक है, क्या है 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 103 कहता है MEC मतलब मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल। देखो मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल का मतलब होता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम वन एडिशनल यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल, ठीक है। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हमारा देखिए याद रखिएगा, प्रोस्पेक्टिव यील्ड डिवाइडेड बाय सप्लाई प्राइस। मतलब टोटल क्या हमारा प्रोस्पेक्टिव यील्ड है, जब हम लोग सब एक इन्वेस्ट करते हैं या कैपिटल लगाते हैं तो उस कैपिटल पे प्रोस्पेक्टिव यील्ड हमें मिलने का क्या चांसेस है, ठीक है। तो प्रोस्पेक्ट ये किसका रेशियो होगा, प्रोस्पेक्टिव यील्ड टू सप्लाई प्राइस। सप्लाई प्राइस मतलब जो कैपिटल का प्राइस है, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पे है कहीं पे, हाँ ऑप्शन नंबर सी है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड ऑफ द कैपिटल एसेट्स एंड द सप्लाई प्राइस ऑफ द कैपिटल एसेट्स, ठीक है। देखो अगर आप मान लीजिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, और आपका सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल एसेट जो है हमारा, है ना, उससे अगर ज्यादा प्रोस्पेक्टिव यील्ड मिल रहा है तभी हम इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, वरना इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहेंगे, ठीक है। चलिए 104 है, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मतलब क्रीपिंग इन्फ्लेशन इज अ सिचुएशन इन विच द रेट एट विच प्राइस लेवल राइजेस इज। देखो क्रीपिंग इन्फ्लेशन जिसको हम लोग हिंदी में रेंगती हुई मुद्रास्फीति बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेंगती हुई मुद्रास्फीति, ठीक है। तो जब रेंगती हुई मुद्रास्फीति हो मतलब बड़ी मतलब वेरी स्लो इन्फ्लेशन हो, तो वहां पर प्राइस लेवल किस प्रकार से राइज करता है, वेरी स्लो। ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इजी है क्वेश्चन, काफी इजी है ना, बस क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाइएगा तो आंसर आप इजीली कर पाइएगा, ठीक है।
105 है, कहता है इफ डेल्टा वाई चेंज इन नेशनल इनकम है। डेल्टा वाई क्या है? चेंज इन नेशनल इनकम। डेल्टा आई जो हमारा है वो चेंज इन इन्वेस्टमेंट है। ये जो है वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर है। देखिए तो किस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, आपको पता होगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बराबर होता है चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये होता है। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल्टा वाई इक्वल्स लिख सकते हैं ना, के इंटू डेल्टा आई लिख सकते हैं। इसी डेल्टा वाई के फॉर्म में दिया था, इसीलिए मैंने इस फॉर्म में इसको लिखा है। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी, डेल्टा वाई इक्वल्स के इंटू नहीं के बाय लिखा हुआ है ना, नहीं ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, डेल्टा वाई इक्वल डेल्टा आई इंटू के। क्लियर है, कोई समस्या नहीं। 106 है, कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, बॉन्ड प्राइस एंड इंटरेस्ट वेरी इनडायरेक्टली। बिल्कुल सही है, आपको पता होगा बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट के बीच इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना। डिटेल वीडियो चाहिए होगा अलग तो कमेंट कीजिएगा, मैं बना दूंगा। अ टैक्स ऑन पर्सनल इनकम रिड्यूसेस द डिस्पोजेबल इनकम। बिल्कुल सही है, डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम आफ्टर टैक्सेशन। तो जब टैक्स बढ़ जाएगा तो खर्च करने के लिए डिस्पोजेबल इनकम घट जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेज लो डिमांड क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, नहीं सप्लाई। सेज लो का कहना है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, ठीक है, यहाँ उल्टा लिखा हुआ तो हमारा गलत होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 1 और 2 सही, ऑप्शन नंबर ए 1 2 करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए आप लोग को अच्छा लग रहा है क्वेश्चंस तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट है 107, कहता है हु डेवलप द टाइम प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। देखो टाइम प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट जो है इसमें बेसिकली लोग कहता है ना कि जो हम प्रेजेंट में क्या इंटरेस्ट रेट है उसके आधार पे हम लोग इन्वेस्ट वगैरह करते हैं। ये दिया गया फिशर के द्वारा, ठीक है। जेएम केन से कंफ्यूज मत होगा, जेएम केन से लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट दिया था, ठीक है। टाइम प्रेफरेंस इरविंग फिशर ने दिया है, ठीक है ना। चलिए 108 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अ फॉल इन मनी सप्लाई रिजल्ट्स इन, है ना, कहता है सॉरी, अगर मनी सप्लाई में कमी हो तो इसका क्या रिजल्ट होगा? ये आईएसएलएम पे आधारित है। देखो याद रखिएगा मनी सप्लाई मनी से रिलेटेड है ये, तो मनी मार्केट की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, मनी मार्केट, ठीक है। मनी सप्लाई बढ़ता घटता है तो वो मनी मार्केट को इफेक्ट करता है, और मनी मार्केट का मतलब होता है एलएम कर्व, ठीक है ना। मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम कौन दिखाता है? एलएम कर्व। तो एलएम कर्व हमारा ये एलएम है ना। अगर मनी सप्लाई घट जाएगा, ठीक है, तो एलएम कर्व जो है लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। क्लियर है, मतलब ये भी घट जाएगा। तो क्या हुआ? ड्यू टू फॉल इन मनी सप्लाई एलएम कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड, है ना। तो क्या ऑप्शन है? लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन दी एलएम कर्व, ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 109 है, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अकॉर्डिंग टू केन्स फ्रेश इन्वेस्टमेंट वुड बी पॉसिबल ओनली इफ। कहता है फ्रेश इन्वेस्टमेंट कब होगा? देखो ये बड़ा सिंपल चीज है ना, कहता है मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल जो है अगर ग्रेटर रहे इंटरेस्ट रेट से, ठीक है, इससे ग्रेटर इंटरेस्ट रेट से, तभी इन्वेस्टमेंट फ्रेश होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि देखो मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल का मतलब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है। अगर हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट वहां से मिल रहा है हमको ज्यादा, तो हम इन्वेस्ट क्यों करेंगे? हम पैसा डायरेक्टली वहां रखेंगे जहां पे हायर इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट करते हैं और रिटर्न यहाँ पे मान लो 10% है और रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ 8% है, तो आदमी सेव नहीं करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कमाएगा, वो इन्वेस्ट करके एमईसी अर्न करना चाहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है? द मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल एक्सीड्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। 110 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की बात कर अभी हमने डिस्कस किया था पहले, ये हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। जो मैंने क्या कहा था, ये इनकम के साथ रिलेटेड नहीं होता, इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट होगा, ठीक है। तो क्या है? फंक्शनली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट, बिल्कुल गलत है। फंक्शनली रिलेटेड टू बोथ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट, गलत है। फंक्शनली रिलेटेड टू इनकम ओनली, नहीं, रिलेटेड है ही नहीं, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, इसीलिए तो इसको ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन है हमारा 111, है ना, कहता है द एमपीसी इज हायर इन अ पुअर कंट्री एंड लोअर इन द रिच कंट्री। सही है। देखो जब एक कंट्री पुअर होता है, थोड़ा सा इनकम बढ़ता है ना, तो कंजम्पशन काफी ज्यादा उन लोग को करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक का इनकम है 100 रुपया, अभी कंजम्पशन कर रहा है वो 90 रुपया, ठीक है।
जैसे ही इनकम 100 से बढ़ करके उसका हुआ कितना, उसका इनकम मान लीजिए हो गया 200 रुपया, तो वो कंजम्पशन बढ़ाएगा, ठीक है। मान लीजिए कंजम्पशन बढ़ा के कर दिया कितना 140 रुपीज, ठीक है, 140 कंजम्पशन किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एमपीसी क्या होगा, चेंज इन इनकम जो रहा, चेंज इन इनकम कितना हुआ यहाँ पे 100 रुपीज, और चेंज इन कंजम्पशन कितना 50, तो 50/100 कितना आएगा 0.5, ठीक है, क्लियर है। वही एक रिच पर्सन है जिसका इनकम ऑलरेडी पहले से 10,000 है, ठीक है, जब 10,000 है तो वो कंजम्पशन 6,000 कर रहा था, क्लियर, ठीक है। अब इसका इनकम हो गया 10,000 से बढ़ करके मान लीजिए 20,000, कितना हो गया 20,000, ठीक है। अब इसका कंजम्पशन 6,000 से बढ़ करके हो गया 10,000, ठीक है, क्लियर। चेंज इन इनकम कितना हुआ भाई, चेंज इन इनकम जो इसका है, ठीक है, वो हमारा है 10,000, 10,000 से 20,000 हुआ है, और कंजम्पशन कितना बढ़ा 4,000, ठीक है, कितना आ गया 0.4। मतलब हम लोग देख रहे हैं क्योंकि जो लोग रिच होते हैं उसका इनकम लेवल काफी ज्यादा होता है, तो जब इनकम बढ़ता भी है तो कंजम्पशन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता, क्योंकि ऑलरेडी वो कंज्यूम जो इतना जरूरत है वो कंजम्पशन कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो पुअर कंट्री होता है वहां के लोगों का लेवल ऑफ इनकम ऑलरेडी काफी कम होता है, ठीक है, तो जब इनकम बढ़ता है तो और भी जरूरत की चीजों को वो परचेज करते हैं, जिस कारण से उनका एमपीसी ज्यादा होता है। याद रखिएगा, पुअर कंट्री का एमपीसी ज्यादा होगा, रिच कंट्री का एमपीसी कम होगा। एमपीसी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। आगे कहता है सेकंड वाला ऑप्शन में कहता है हायर द एमपीसी हायर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, ठीक है। देखो आपने पढ़ा होगा कि एमपीसी जब बढ़ता है तो मल्टीप्लायर का वैल्यू बढ़ता है, दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है, ठीक है। तीसरा है लोअर द एमपीसी लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, गलत है। एमपीएस अगर घट रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है मल्टीप्लायर का वैल्यू बढ़ रहा है, तो लोअर एमपीएस का मतलब है हायर एमपीसी मतलब हायर मल्टीप्लायर, ठीक है। तो हमारा 1 और 2 सही होगा, है ना, पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो इसी प्रकार से पूरा सिंपल तरीके से हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है करेंगे, है ना। चलिए कहता है इन द परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा दिया गया थ्योरी है, ठीक है। इसमें कहता है कि जो हमारा कंजम्पशन होता है ना, इनकम को इन्होंने दो पार्ट में बांटा, एक है परमानेंट इनकम, है ना, एक होता है ट्रांजिटरी इनकम, ठीक है। ये होता है परमानेंट जो फ्यूचर इनकम हमारा है, ट्रांजिटरी जो आकस्मिक इनकम होता है वो, ठीक है। कंजम्पशन उसी प्रकार से परमानेंट होता है, एक होता है ट्रांजिटरी कंजम्पशन, क्लियर। इनका कहना है कि परमानेंट कंजम्पशन जो होगा, ठीक है, इट विल बी ऑलवेज द फंक्शन ऑफ किसका, परमानेंट इनकम, ठीक है, बाकी किसी का किसी के साथ रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। बाकी जो परमानेंट कंजम्पशन उसका कोई रिलेशन दूसरों से नहीं होगा, मतलब परमानेंट कंजम्पशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ट्रांजिटरी इनकम वगैरह, ठीक है। तो कहीं ऑप्शन है परमानेंट कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ परमानेंट इनकम, कहाँ पे है परमानेंट कंजम्पशन, उल्टा दिया है, परमानेंट इनकम एंड परमानेंट कंजम्पशन, हाँ ऑप्शन नंबर सी होगा। ये रिलेशन दोनों के बीच में कैसा होता है, प्रोपोर्शनल रिलेशन पाया जाता है, ठीक है, क्लियर है। डायरेक्ट रिलेशन जो है वो देखने को मिलेगा, तो जैसे जैसे परमानेंट इनकम बढ़ेगा परमानेंट कंजम्पशन भी बढ़ता है हमारा, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 है, कहता है द इक्विलिब्रियम बिटवीन द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई में टेक प्लेस एट अ पॉइंट ऑफ लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, बिल्कुल केन्स का कहना है, क्या कहना है कि जो इक्विलिब्रियम होगा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई उस जगह पे इक्वल होगा, ठीक है, जब फुल एम्प्लॉयमेंट से कम रहेगा, ठीक है। और फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव कैसे कर सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा करके, क्लियर है। नेक्स्ट है साइज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेशनरी गैप, नहीं, जब डेफिशिएंट डिमांड जो हमारा है वो जब बढ़ता है ना तो डिफ्लेशनरी गैप भी हमारा बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि डिफ्लेशनरी गैप को डेफिशिएंट डिमांड का मेजरमेंट ही डिफ्लेशनरी गैप होता है, ठीक है। तो इनवर्सली नहीं होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो ये गलत है, ओनली वन, ऑप्शन नंबर ए दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 है, कहता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी विल ऑलवेज बी मोर देन जीडीपी, ऐसा है क्या, हमेशा तो नहीं होगा भाई, क्यों, क्योंकि जीएनपी बराबर फॉर्मूला होता है जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ठीक है। तो अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड 0 हुआ तो जीएनपी जीडीपी बराबर हो जाएगा, अगर एनएफआईए निगेटिव हो तो जीएनपी तो लेस हो जाएगा जीडीपी से ना, तो ये असर्शन ही हमारा गलत है कि जीएनपी हमेशा जीडीपी से ग्रेटर होगा, ठीक है। दूसरा टू गेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज एडेड टू जीडीपी। हाँ ठीक है, यही यही तो क्वेश्चन है। तो assertion इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, आर सही है। क्लियर। चलिए 115 नंबर है, कहता है बॉन्ड प्राइसेस एंड इंटरेस्ट रेट आर पॉजिटिवली रिलेटेड। नहीं, देखो याद रखना ना, ये चीज थोड़ा सा, इंटरेस्ट रेट जो है ठीक है और बॉन्ड प्राइस के बीच इनवर्स रिलेशन होता है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो जो बॉन्ड प्राइस एग्जिस्टेंस में रहता है उसका डिमांड घट जाता है, लोग नए बॉन्ड को खरीदना चाहते हैं, जिस कारण से जो बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट में उसका प्राइसेस घट जाता है। ठीक है, तो हमारा ये गलत होगा, दूसरा सही है। ठीक है, आगे क्या है, क्रेडिट क्रिएशन वेरीज डायरेक्टली विद सीआरआर। देखिए याद रखिएगा, क्रेडिट क्रिएशन जो हमारा होता है ना, वो क्या होता है, इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1/r, आर मतलब रिजर्व रेशियो। ठीक है, तो याद रखिएगा क्रेडिट क्रिएशन और मनी, ये जो आर है ठीक है, इसके बीच इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, मतलब जब रिजर्व कम रखेंगे क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा, जब रिजर्व ज्यादा रखेंगे तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली नहीं इनवर्सली होगा। 4 नंबर, क्रेडिट क्रिएशन वेरीज इनवर्सली विद सीआरआर, जितना ज्यादा रिजर्व उतना कम क्रेडिट का क्रिएशन। ठीक है, तो 2 और 4 ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे है, कहता है कंसीडर द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट। कहता है अच्छा अरेंज करना है। तो क्लासिकल थ्योरी 19th सेंचुरी में 1880 के आसपास आया था। ठीक है, तो सबसे पहला तो हमारा यही होगा। ठीक है, और पहले 3 हो जाएगा। फिर लोनेबल फंड थ्योरी उसके बाद आया था। ठीक है, 1930 के आसपास। ठीक है, तो वो हमारा 2 होगा। फिर लिक्विडिटी प्रेफरेंस जब केन्स ने अपना 1936 में बुक पब्लिश किया था, तो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, वहां पे लिक्विडिटी प्रेफरेंस आया था, 1 होगा। उसी का जस्ट बाद हिग्स एंड हैंसन वगैरह ने ISLM मॉडल को लाया था, तो 4 होगा। 3, 2, 1, 4। सबसे पहले क्लासिकल, फिर नॉलेबल फंड, फिर लिक्विडिटी प्रेफरेंस गिवन बाय केन्स एंड देन ISLM मॉडल। ठीक है, 3, 2, 1, 4 ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। 117 कहता है रियल इनकम इज ग्रेटर देन मनी इनकम ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। गलत है। रियल इनकम का मतलब परचेजिंग पावर होता है, और परचेजिंग पावर इन्फ्लेशन के दौरान कम हो जाता है, तो रियल इनकम कम होगा मनी इनकम के अपेक्षा। ठीक है, कब, इन्फ्लेशन के दौरान। क्लियर है। रियल इनकम क्या होता है, मनी इनकम डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स नंबर, मतलब मनी इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ये होता है हमारा रियल इनकम, इसी को परचेजिंग पावर भी कहते हैं। बिल्कुल सही है ये। ठीक है, तो असर्शन रॉन्ग है, रीजन गलत है। ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए कहते हैं कंजम्पशन सेविंग फंक्शन गिवन, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। देखो कंजम्पशन फंक्शन जो रहता है ना, वो A + BY के फॉर्म में रहता है। ए का मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन, बी होता है हमारा MPC। ठीक है, ये क्या होता है, MPC। तो 0.2 हमारा MPC है। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/1 - MPC। क्लियर, क्या होगा 1/1 - 0.2, मतलब 1/0.8 आ जाएगा हमारा 1.25। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द करेक्ट आंसर। इजी है क्वेश्चन, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट सॉरी इन्वेस्टमेंट, हाइयर द रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो वो हाइयर अगर रहता है, ठीक है, इसका मतलब है कि उस समय रियल इंटरेस्ट रेट हाइयर है। ठीक है, याद रखिएगा, न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया गया है कि जब रियल इंटरेस्ट रेट हाइयर होगा, ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हाइयर रहेगा, साथ ही साथ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो वो हाइयर रहता है। तो 3 और 4 हमारा करेक्ट आंसर है, बाकी गलत है। ठीक है, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए 120 है, कहता है लिक्विडिटी प्रेफरेंस फंक्शन हैज डिफरेंट रीजन। देखो जब लिक्विडिटी प्रेफरेंस बनाते हैं तो वो इस प्रकार का कुछ बनता है हमारा, प्रकार से। ठीक है, पहले डाउनवर्ड स्लोपिंग है, फिर हॉरिजॉन्टल हो जाता है। ये जो हॉरिजॉन्टल है, यही वाला ये जो एरिया उधर लिक्विडिटी ट्रैप कहलाता है। ठीक है, तो रीजन ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप, इलास्टिसिटी, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी क्या होगा, हॉरिजॉन्टल है तो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी जो होगा वो क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, दैट मीन्स हमारा इनफाइनाइट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 121 है हमारे पास, क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 121 हमारा कह रहा है असर्शन रीजन का है। ठीक है, क्या कह रहा है, कंजम्पशन इन करंट ईयर डज नॉट फॉल प्रोपोर्शनली एज इनकम ऑफ द पीपल फॉल्स फ्रॉम द प्रीवियस पीक लेवल। देखो ये कंसेप्ट असर्शन लिया गया है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस से। ठीक है, इसमें क्या कहता है, अगर इनकम घटेगा तो कंजम्पशन
उस तरह से नहीं घटता, प्रोपोर्शनली नहीं घटता है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है ना, जैसे जैसे इनकम बढ़ता है कंजम्पशन बढ़ने जाता है, ठीक है। एक पास्ट पिक कंजम्पशन होता है, तो जब इनकम घटेगा ना तो उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है, जो पास्ट पिक कंजम्पशन है उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा। इनकम घट भी जाता है तो कंजम्पशन नहीं घटाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा रीजन है, पीपल ट्राई टू मेंटेन इन जनरल देयर कंजम्पशन लेवल टू विच दे आर यूज्ड इन द पास्ट, मतलब पास्ट में जिस कंजम्पशन को कर रहे थे उसे मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल, जब कोविड आ गया था, काम वगैरह बहुत रुक गया था, लेकिन लोग जिनका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो गया था, क्या वो लिविंग स्टैंडर्ड कम कर दिए थे? नहीं कर पाए थे, ठीक है। वो कोशिश कर रहे थे वही लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के। क्यों? क्योंकि जब इनकम बढ़ने के बाद कंजम्पशन बढ़ जाता है तो फिर इनकम घटने के बाद कंजम्पशन उस रेट से नहीं घटता है, ठीक है। तो असर्शन रीजन दोनों सही है हमारा, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है एन इंटीग्रेशन बिटवीन द थ्योरी ऑफ मनी एंड द थ्योरी ऑफ वैल्यू थ्रू हिज वेल नोन थ्योरेटिकल फॉर्मुलेशन नेमली रियल बैलेंस इफेक्ट। रियल बैलेंस इफेक्ट दिया गया है एक, है ना। एक तो पिगू था, दिया था रियल बैलेंस इफेक्ट, पिगू ने दिया था, है ना। उसकी बात यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ बात हो रहा है थ्योरी ऑफ मनी और थ्योरी ऑफ वैल्यू को जो इंटीग्रेट किया था उसके थ्रू जो रियल बैलेंस इफेक्ट दिखाया गया, वो किसके द्वारा दिखाया गया था? याद रखिएगा, डॉन पैटिंकिन थे, इन्होंने दिखाया है किसके बारे में? रियल बैलेंस इफेक्ट के बारे में, जिसमें उन्होंने इंटीग्रेशन दिखाया था किसके बीच में? थ्योरी ऑफ मनी और थ्योरी ऑफ वैल्यू के बीच में, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 है, कहता है द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी अकॉर्डिंग टू केन्स इज अ फंक्शन ऑफ। देखो आपको याद होगा, आपने स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कुछ इस प्रकार से बनाया था, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, है ना। इसमें इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट था, इधर डिमांड फॉर मनी था, राइट। और इन दोनों के बीच कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है, और एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है एक्स एक्सिस की ओर, ठीक है। तो किसका फंक्शन है? रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है ना। तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी किसका होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन होगा। वहीं अगर मैं बात करूं कि ट्रांजैक्शन मोटिव से जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस का डिमांड होता है और प्रिकॉशनरी मोटिव से जो केन्स ने दिया है वो किसका फंक्शन होता है? वो इनकम का फंक्शन होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाऊं। 124 है, मैच करने का क्वेश्चन है। कहता है केन्स का थ्योरी है, मोदिग्लानी है, हिग्स है, पिगू है, मैच कीजिए। तो केन्स का थ्योरी लिक्विडिटी ट्रैप से रिलेटेड है ना। ये 4 हो गया ऑप्शन हमारा, लिक्विडिटी ट्रैप है ना दिया, स्पेकुलेटिव डिमांड में इस प्रकार से लिक्विडिटी प्रेफरेंस है। तो क्या होता है, एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आकर के ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है, ये लिक्विडिटी ट्रैप का एरिया है, ठीक है ना। तो फिर मोदिग्लानी ने लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस दिया था, ऑप्शन नंबर 3। हिग्स ने दिया है आईएस कर्व के बारे में, ठीक है, तो 2 हो जाएगा। पिगू ने दिया था मनी इल्यूजन के बारे में, है ना। तो 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चंस भी हैं, है ना। चलिए स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू, स्टैगफ्लेशन क्या होता है? देखो इन्फ्लेशन होता है कि जनरल प्राइस लेवल में इंक्रीमेंट होना, ठीक है, बट स्टैगफ्लेशन में क्या होता है? इन्फ्लेशन तो है ही, साथ ही साथ हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी है, ठीक है। तो हाई इन्फ्लेशन विथ हाई अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है न्यूट्रलिटी ऑफ मनी implies that a given increase in money supply। देखो मनी न्यूट्रलिटी कहता है अगर मनी सप्लाई, है ना, मनी सप्लाई में चेंजेस हुआ, मनी सप्लाई नॉमिनल वेरिएबल है, ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल वेरिएबल जो होंगे उसी को अफेक्ट करेंगे, रियल वेरिएबल को अफेक्ट नहीं करेंगे, नॉट अफेक्ट, रियल वेरिएबल अफेक्ट नहीं होता है, मतलब लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, ये सब अफेक्ट नहीं होता है मनी सप्लाई में चेंजेस के कारण। लेकिन जब मनी सप्लाई चेंज होगा तो नॉमिनल वेरिएबल जैसे कि प्राइस लेवल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब चेंज होंगे, ठीक है ना। जब मनी सप्लाई बढ़ता है, ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस लेवल भी प्रोपोर्शनली बढ़ता है, सेम प्रोपोर्शन में बढ़ता है, ऐसा मनी न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट है, ठीक है। मतलब ये सिर्फ नॉमिनल वेरिएबल को ही अफेक्ट कर रहा है, रियल वेरिएबल को नहीं, है ना। तो इंक्रीज ऑल प्राइसेस इन द सेम प्रोपोर्शन, या ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए देखो बहुत बच्चे कर देते ना, डू नॉट चेंज प्राइस एट ऑल, नहीं, प्राइस में चेंजेस आएगा, ठीक है, क्योंकि प्राइस नॉमिनल वेरिएबल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉमिनल वेरिएबल है, बट एम्प्लॉयमेंट रेट, है ना, एम्प्लॉयमेंट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, आपका आउटपुट हो गया, ये सब रियल वेरिएबल है, वो सब चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए
127 नंबर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फियर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इन्फ्लेशनरी गैप केन्स ने दिया, बिल्कुल सही है। कैश बैलेंस अप्रोच, कैश बैलेंस अप्रोच, कैश बैलेंस अप्रोच तो हमारा फीसर के द्वारा दिया गया है, ठीक है। एक्सेलरेटर मल्टीप्लाई एनालिसिस हिग्स ये भी दिया है। इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, देखिए यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज तो फीसर ने दिया था ना, मार्शल ने भी दिया है, ठीक है। मार्शल का आपने कैम्ब्रिज वर्जन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पढ़े होंगे, उसमें मार्शल ने इक्वेशन दिया था, वो भी एक्सचेंज का इक्वेशन है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर बी नंबर होगा, कैश बैलेंस अप्रोच जो है, ठीक है, ये फीसर के द्वारा दिया गया, पीगू के द्वारा नहीं, ठीक है। चलिए 128 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली करेक्ट रिगार्डिंग आईएसएलएम कर्व। आईएसएलएम कर्व के बारे में गलत है, मतलब गलत बताना है, ठीक है, करेक्ट नहीं है, फॉल्स कौन सा है। पहला आईएसएलएम कर्व शोज द इक्विलिब्रियम इन मनी मार्केट एंड गुड्स मार्केट रिस्पेक्टिवली, बिल्कुल गलत। आईएस कर्व गुड्स मार्केट होगा, एलएम कर्व मनी मार्केट होगा, तो यहाँ ऑप्शन क्या होना चाहिए, गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सेविंग इज द इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इनकम, बिल्कुल जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा लेवल ऑफ सेविंग भी बढ़ेगा, ठीक है। फिर क्या है, द इंटरेक्शन बिटवीन आईएस एंड एलएम शेड्यूल शोज द साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इन गुड्स मार्केट इन मनी मार्केट, बिल्कुल सही है। आईएस का गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम को दिखाता है, एलएम का दिखाता है मनी मार्केट इक्विलिब्रियम को, और जब इंटरसेक्शन होगा उन दोनों के बीच में, ठीक है, तो उनके इंटरेक्शन से क्या होगा, गुड्स मार्केट और मनी मार्केट में साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है। डी नंबर है इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ बोथ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ इनकम, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये भी सही है ना। तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा आंसर, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा था, गलत हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। चलिए 129 है, कहता है आईएसएलएम मॉडल में सप्लाई ऑफ मनी इज अज्यूम्ड टू बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं, सप्लाई ऑफ मनी आईएसएलएम मॉडल में ये माना गया कि ये एक्सोजेनसली डिटरमाइन होता है, ठीक है। कैसे डिटरमाइन होता है, एक्सोजेनस फैक्टर्स से, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा है ना मनी सप्लाई, कंट्री के जो मॉनेटरी अथॉरिटी होते हैं, जैसे इंडिया में आरबीआई है, अमेरिका में फेड है, ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह इन सब से इंडिपेंडेंट होता है, लेवल ऑफ इनकम वगैरह से इंडिपेंडेंट होता है मनी सप्लाई, ठीक है। तो एक्सोजेनसली गिवन होता है ये, ठीक है। चलिए 130 है, कहता है आईएसएलएम मॉडल में डिमांड फॉर लिक्विडिटी इज अज्यूम टू बी अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, अ फंक्शन ऑफ लेवल ऑफ इनकम। देखो मैंने कहा था ना, केन्स ने बताया भी था, जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस होता है या डिमांड फॉर मनी होगा या डिमांड फॉर लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी जो हमारा होगा, ठीक है। याद रखिएगा क्या होता है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता है तो लोग ज्यादा लिक्विड फॉर्म अपने पास रखना पसंद करते हैं, तो लिक्विड डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड फॉर लिक्विडिटी। वही इनकम, जब इनकम बढ़ता है, ठीक है, तो लोग अपने पास ज्यादा मतलब रखने लगते हैं लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी को, ठीक है। तो दोनों का ही फंक्शन होगा, बोथ ए एंड बी, दिस इज द करेक्ट आंसर। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 131 है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, है ना, मतलब करेक्ट नहीं है, मतलब फॉल्स बताना है, ठीक है ना। तो पहला है एलएम कब स्लोप अपवर्ड टू राइट, है ना, एलएम कब जो है वो स्लोप्स अपवर्ड रहता है, एलएम, ठीक है, ये सही ऑप्शन हमारा है ना। नॉट करेक्ट तो नहीं है, फॉल्स हमें चुनना है, ये तो सही है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ बॉन्ड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, इसके पहले क्वेश्चन आया था, उससे मैंने डिस्कस किया था कि प्राइस ऑफ बॉन्ड और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब घट जाता है तो बॉन्ड प्राइसेस जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आईएस कब स्लोप्स डाउनवर्ड टू राइट, हाँ आईएस कब तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये भी सही है हमारा, है ना। नेक्स्ट है एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई विल शिफ्ट एलएम कब टू द लेफ्ट। देखो अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होगा ना तो एलएम कब राइट साइड शिफ्ट होगा, एलएम से एलएम 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है, हमें नॉट करेक्ट पूछा, तो यही हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए कहता है इंटरेक्शन ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेशन इज नॉन एज, देखिए आपको जब मैं पढ़ा रहा था टारगेट यूजीसी नेट का, जब मैं एक वीडियो लाया था, है ना, उसमें डिस्कस किया था 45 डे चैलेंज में मैंने बतलाया था, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीप्लायर, ठीक है, स्टैटिक मल्टीप्लायर, डायनेमिक मल्टीप्लायर, सुपर मल्टीप्लायर, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर, इन सब के बारे में मैंने आप लोग को बताया था। वहां मैंने डिस्कस किया था कि मल्टीप्लायर और एक्सेलरेशन का इंटरेक्शन जो है
जो होता है उसे कहा जाता है सुपर मल्टीप्लायर, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर हमारा अलग एक कहान सबसे पहले दिए थे। डायनेमिक मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर का वर्क जो होता है वो डायनेमिक रूप से होता है, मतलब पीरियड, टाइम पीरियड को वो इंक्लूड करता है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो इन्वेस्टमेंट होता है, इनकम कई टाइम्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अभी मैं डिस्कस डिटेल में नहीं करूंगा, फिलहाल आंसर याद रखिए सुपर मल्टीप्लायर। इसमें डिस्कस किया गया मल्टीप्लायर और एक्सेलरेशन का इंटरेक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, सोशल अकाउंटिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, देखो ये हिक्स है। सोशल अकाउंटिंग में मतलब अकाउंटिंग जब बनाते कंसीडरिंग इन्वायरमेंट, है ना, कंसीडरिंग द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन इन्वायरमेंट, ये हमारा सोशल अकाउंटिंग है, ठीक है ना। इसको हिक्स ने इंट्रोड्यूस किया था, क्लियर। चलिए 134 नंबर है, कहता है क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना, इज बेस्ड ऑन सम अजम्पशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन, अजम्पशन नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट पहला ऑप्शन है मनी बेस्ड एंड रियल बेस्ड डायरेक्टली रिलेटेड, ये तो सही ऑप्शन है। परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल करता है, याद रखिए क्लासिकल इकोनॉमी से जो भी थ्योरी देते थे मान के चलते थे परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। फुल एम्प्लॉयमेंट, क्लासिकल का तो मैक्सिमम मानना ही था कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है। बेसिस एंड प्राइस फिक्स नहीं, ये ऑप्शन होगा, ये गलत है, क्योंकि बेसिस एंड प्राइस को फ्लेक्सिबल माना गया है, ठीक है। और फ्लेक्सिबल होने के कारण ही इकोनॉमी में किसी भी प्रकार का डेविएशन आएगा तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर जाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है ना। तो फ्लेक्सिबल होगा, फिक्स नहीं होगा, ठीक है। चलिए 135 नंबर, द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कर्व एंड एग्रीगेट डिमांड कर्व इज आल्सो नोन एज, देखिए आपको पता होगा कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व है ना, एग्रीगेट सप्लाई कर्व, एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन बोल दीजिए, फुल एम्प्लॉयमेंट पे वर्टिकल हो जाता है ना। दिस इज एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, है ना, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, क्लियर। ये जिस पॉइंट पर दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, ये दोनों का इंटरेक्शन जब होता है तो उस पॉइंट को बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड, मतलब इकोनॉमी में कितना डिमांड जो इफेक्टिव है, ठीक है, तो वो इफेक्टिव डिमांड होगा जहां पर एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन और एग्रीगेट डिमांड फंक्शन इक्वल होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा इफेक्टिव डिमांड, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग केन्सियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। केन्सियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन की बात करें तो कहता है जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा कंजम्पशन बढ़ेगा, ठीक है, बट जिस रेट से इनकम बढ़ेगा उस रेट से कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि इनकम का कुछ पार्ट सेविंग पर भी हम लोग लगा देते हैं, मतलब इनकम जब बढ़ता है तो बढ़ने से हम अपना पहले कंजम्पशन कर लेते हैं, बाकी बचा पैसा सेव करना शुरू करते हैं, ठीक है। कहता है पहला ऑप्शन है एन इंक्रीज इन इनकम ऑलवेज लीड टू एन इंक्रीज इन बोथ कंजम्पशन सेविंग, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। नॉट करेक्ट पूछा, याद रखिएगा, ठीक है। जब इनकम बढ़ता है कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। मैंने कहा कि जब इनकम बढ़ता है तो जिस रेट से इनकम बढ़ता है उस रेट से कंजम्पशन नहीं बढ़ता है, क्या करते हैं सेविंग भी करने लगते हैं, तो दोनों ही बढ़ेगा हमारा, ठीक है, सही है ऑप्शन ये। When income increases, consumption also increase, but by a smaller amount, बिल्कुल यही बात मैंने कहा, जब इनकम बढ़ेगा कंजम्पशन बढ़ेगा लेकिन स्मॉलर अमाउंट से, ठीक है। नेक्स्ट है द इंक्रीज इनकम विल बी डिवाइडेड इन सम प्रोपोर्शन बिटवीन कंजम्पशन सेविंग, हाँ बिल्कुल सही, मैंने कहा ना जब इनकम बढ़ेगा कंजम्पशन भी बढ़ेगा और कुछ पार्ट सेविंग भी होगा। एज इनकम इंक्रीज एपीसी ऑल्सो इंक्रीज, नहीं गलत है ये, जब इनकम बढ़ता है ना तो एपीसी जो हमारा होगा, ठीक है, वो एपीसी फॉल करने लगता है, ठीक है। ये हमारा है केन्सियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, चूंकि नॉट करेक्ट पूछा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 137 है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड, करेक्ट नहीं है। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस बिल्कुल केन्स ने दिया है, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस ये हमारा डुसनबरी ने दिया, ठीक है। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया है। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस ये गलत है, ये गलत है ना, क्योंकि लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस जो है ना मोदी गिलियानी दिए थे, ठीक है। तो नॉट करेक्ट पूछा है तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ही होगा। देखिए एग्जाम में बच्चे अक्सर ये मिस्टेक कर देते हैं क्वेश्चन पढ़ने में, जब भी आप एग्जाम दो ना क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, क्योंकि देखना नॉट करेक्ट पूछा हुआ होगा, वैस उस तरह ध्यान से करेक्ट वाला फिर देखने लगते हैं, ठीक है, लगेगा कि भाई इसमें तो और कई सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं, नहीं, नॉट करेक्ट जहां भी रहेगा एकदम ध्यान से क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट है 138 नंबर, ये हमारा मैच करने का क्वेश्चन है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट ये डुसनबरी ने दिया हुआ है, ठीक है।
कि हमारा जो कंजम्पशन सिर्फ हम पर डिपेंड नहीं करता, जो रिलेटिव सोसाइटी है उनके कंजम्पशन पर भी डिपेंड करेगा, जो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट से दिखाता है। वेल्थ इफेक्ट ये पीगू ने दिया है, ठीक है, रियल बैलेंस इफेक्ट बोलते हैं, वेल्थ इफेक्ट बोलते हैं। मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहो तो कभी भी देख सकते हैं, पीगू इफेक्ट, है ना। तो पहला का ऑप्शन 2 होगा, दूसरा का 3 होगा। इंटरेस्ट रेट इफेक्ट ये केन्स का है ना। 231 ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 139 है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड, है ना। देखो सुपर मल्टीप्लाई अभी मैंने बताया था, हिग्स ने दिया है, ठीक है, तो ये तो सही है। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस नहीं, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया है, ठीक है ना, दुसनबेरी ने नहीं। दुसनबेरी ने क्या दिया हुआ है, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, ठीक है। एक्सेलरेशन प्रिंसिपल क्लार्क, ठीक है। वेल्थ इफेक्ट अभी मैंने डिस्कस किया, पिगू ने दिया है। तो नॉट करेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। चलिए 140 है, कहता है द रेशियो ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट टू द चेंज इन इनकम, है ना, क्या बोलते हैं, याद कीजिए, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को ही बोलते हैं ना। तो आंसर क्या होगा हमारा, मल्टीप्लायर, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 141 है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटरमिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना, मतलब निवेश को निर्धारित करने वाले कौन से तत्व नहीं है, ठीक है। पहला कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट्स, ये तो है ये भाई, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा कॉस्ट लग रहा हो कैपिटल एसेट्स का, तो हम लोग वहां पे इन्वेस्ट करना नहीं पसंद करेंगे। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ये भी जरूरी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें पैसा की जरूरत पड़ेगी, और जब कहीं से पैसा बोरो करेंगे और इंटरेस्ट काफी ज्यादा है, तो हम लोग इन्वेस्ट करना नहीं पसंद करेंगे। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ये भी है, आप इन्वेस्ट करो और कुछ बेनिफिट ही ना मिले, तो क्या आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे वैसे जगह पे, नहीं। रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इससे जनरली ये डिटर्मिनेंट नहीं होता है इन्फ्लेशन का, ठीक है। तो नॉट अ डिटर्मिनेंट पूछा था, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है एन एंटरप्रेन्योर एक्सपेंड हिज इन्वेस्टमेंट अप टू द पॉइंट वेयर, मतलब एक जो उद्यमी होता है, एक एंटरप्रेन्योर होता है, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट कहां तक बढ़ाएगा। तो इसका सिंपल सा याद रखिएगा, कुछ कंडीशंस हैं, एक एंटरप्रेन्योर के मद्देनजर बता रहा हूं। एक होता है एमईसी, एक होता है आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। एमईसी मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को दिखाता है फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये कोई भी एंटरप्रेन्योर तब तक इन्वेस्टमेंट करेगा जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए, है ना। अगर एमईसी ग्रेटर देन आरओआई है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, क्योंकि रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, इंटरेस्ट कम लग रहा है, ठीक है। अगर एमईसी कम है, आरओआई ज्यादा है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, घटा देगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने से जितना ज्यादा हमको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है उससे कम रिटर्न मिल रहा है, तो क्यों बोरो करके हम लोग इन्वेस्ट करेंगे भाई, इससे बेटर है सेव कर दे बैंक में, वहां से हम कमा ले, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, क्लियर। यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा, जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए। तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, बाकी ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप चाहो तो पढ़ लेना, ठीक है। 143 नंबर है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेटिंग अ कंट्रीज नेशनल इनकम, जब किसी देश का राष्ट्रीय मापते हैं क्या शामिल नहीं करते हैं। एक चीज तो भले याद रखिएगा, दो टर्म होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखो नेशनल इनकम जब कैलकुलेट करते हैं ना, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड चीजों को बेसिकली शामिल करते हैं, जैसे एक टीचर आपको पढ़ा रहा है ना, एक लेबर काम कर रहा है, एक मेड है वो काम कर रही है, ठीक है। तो ये सब जो आएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जिसमें वैसे एक्टिविटीज में मनी का ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है, जैसे आपके पेरेंट्स आपको पढ़ाते हैं, दिस इज नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी, ठीक है। तो इसको नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए a maid working for a family on a full time basis, ये इंक्लूड होगा चूंकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। a lawyer conducting their law practices, ये भी होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मनी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है। a housewife performing housework shows, ये शामिल नहीं होगा, क्योंकि हाउस वाइफ जो परफॉर्म कर रही है ना, अपने घर का काम कर रही है जो, ठीक है, वो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी में आएगा, ठीक है। तो इट इज नॉट इंक्लूडेड, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये भी होगा डिस्पेंसरी रेंडरिंग मेडिकल सर्विसेज, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही आता है। 144 है, कहता है द लेवरेज इफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ, देखिए कंपनीज बेसिकली क्या करते हैं ना, बोरो करते हैं और उससे इन्वेस्ट करते हैं, कब करेंगे, जब जिस रेट पे उसे मिला उससे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा हो, ठीक है।
तो याद रखिएगा ये जो लेवरेज इफेक्ट है इसमें मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर दोनों का जो है इंटरेक्शन पाया जाता है, और दोनों का इंटरेक्शन मतलब सुपर मल्टीप्लायर। ठीक है, तो लेवरेज इफेक्ट जो है किससे एसोसिएटेड है? सुपर मल्टीप्लायर से। ठीक है, नेक्स्ट है द फिनेंशियल थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट का फिनेंशियल थ्योरी जो है ये जॉर्गसन ने दिया हुआ है, इसमें कोई डिस्कस करने का वैसा नीड हमें नहीं है। अलग से टॉपिक डिस्कशन करना हो कमेंट करिएगा, मैं बना दूंगा। ठीक है, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? पर्सनल इनकम रेफर्स टू इनकम ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ कंट्री। ठीक है, कंट्री के इंडिविजुअल का जो इनकम है उसे पर्सनल इनकम कहेंगे। द इनकम एट देयर डिस्पोजल आफ्टर पेइंग डायरेक्ट टैक्स इज कॉल्ड डिस्पोजल इनकम। हाँ, इनकम जो आपने इनकम अर्न किया उसमें डायरेक्ट टैक्स आपने पे कर दिया, उसके बाद जो पैसा बचा उसी को आप खर्च कर सकते हो, जो डिस्पोजल इनकम कहलाता है। तो ऑप्शन ए बी दोनों होगा हमारा, बोथ ए बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फ्लेशन रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो इन्फ्लेशन मतलब होता है कंटिन्यूअस राइज इन द जनरल प्राइस लेवल, है ना, सामान्य मूल्य स्तर लगातार अगर बढ़ रहा है वो इन्फ्लेशन है। ठीक है, तो जहां जहां प्राइस लेवल फॉल्स लिखा होता है ऐसे ही गलत हो जाएगा, बचा 2 गो। याद रहे इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो मनी का वैल्यू घटता है। पहले 10 रुपये में हम 1 केजी चावल ले लेते थे, अब 10 रुपये में वो 1 केजी चावल नहीं मिल रहा है, मतलब अब 10 रुपये का वैल्यू घट गया जब इन्फ्लेशन आता है। ठीक है, तो क्या होगा? प्राइस लेवल राइज करेगा, मनी वैल्यू फॉल करेगा। ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट द पीरियड ऑफ द बिजनेस साइकिल इन विच द रियल जीडीपी इज इंक्रीजिंग इज कॉल्ड। देखो आपने ये बिजनेस साइकिल पढ़ा होगा, है ना, ऐसा पीरियड जिसमें क्या होता है? रियल जीडीपी बढ़ रहा होता है। ठीक है, बढ़ रहा होता है, ये एक्सपेंशन का फेज होता है। कौन सा फेज होता है? एक्सपेंशन, मतलब विस्तार हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। ठीक है, दिस इज एक्सपेंशन। ठीक है, चलिए, हाँ इसमें और चीज देखा, ये पिक पॉइंट होता है, ये नीचे होता है हमारा बॉटम पॉइंट, जैसे बॉटम से जैसे एक्सपेंड करना शुरू करता है वो रिकवरी कहलाता है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। 149 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट वो पॉलिसी अपनाती है ताकि कंट्री में स्टेबिलिटी ला सके, इंप्लॉयमेंट जनरेट कर सके, प्राइस लेवल को स्टेबल बना सके। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू मेंटेन एंड अचीव फुल इंप्लॉयमेंट, बिल्कुल सही है। टू स्टेबलाइज द प्राइस लेवल, बिल्कुल सही है। टू स्टेबलाइज द ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी को ग्रोथ रेट को पुश करना, बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ डीज हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन हिंदी में भी है। ठीक है, तो आप लोग जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। अभी मैंने बताया था ना, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो वेजेस फॉर लेबर ये तो शामिल होगा, प्रोडक्शन ऑफ रॉ कॉटन ये भी शामिल होगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं होगा क्योंकि ट्रांसफर पेमेंट है। ठीक है, याद रखिएगा, फैक्टर पेमेंट शामिल होगा, ट्रांसफर पेमेंट नहीं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यहां तक आपको। क्वेश्चन नंबर 151 है, कहता है अकॉर्डिंग टू केन्स व्हाट कॉजेज चेंजेस इन इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट बाय एंटरप्रेन्योर। ठीक है, जो जो उद्यमी होते हैं, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट किस बेसिस पर करते हैं, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बेसिकली केन्स का क्या था? केन्स ने बेसिकली कहा एमईसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बेसिकली उन्होंने डिस्कशन किया है। एमएसी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो ये हमारा एमईसी और आरओआई है। अगर एमईसी ग्रेटर है आरओआई से तो लोग इन्वेस्ट करेंगे, तब तक करेंगे जब तक कि एमईसी बराबर ना हो जाए आरओआई के। ठीक है, अगर एमईसी लेस होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर यह क्या होगा? एमईसी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 152 नंबर है, कहता है द रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल अंडर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज। देखिए क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कहता है कि जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, ठीक है, तो लोगों के पास क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगा। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ने से प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगा, मतलब दोनों के बीच में डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप। ठीक है, चलिए 153 है, कहता है विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव द एप्लीकेशन ऑफ द मल्टीप्लायर। मतलब मल्टीप्लायर किस में लागू नहीं होता है? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम होता है, इन्वेस्टमेंट जब बढ़ेगा तो इनकम कई टाइम्स में बढ़ता है। ठीक है, दिस इज मल्टी इनकम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। फिजिकल पॉलिसी में जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाता है तो उससे लोगों का इनकम कई टाइम्स बढ़ता है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी ये नहीं है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी इज नॉट रिलेटेड टू मल्टीप्लायर। ठीक है,
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो हमारे देश में इनकम कई टाइम्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लायर का एप्लीकेशन ये भी है, ये भी है, ये भी है, मॉनेटरी पॉलिसी उसका एप्लीकेशन नहीं है, तो आंसर हमारा मॉनेटरी पॉलिसी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 154 कहता है m इक्वल्स के पी टी। अगर आपने कैम्ब्रिज वर्जन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पढ़ा होगा तो आपको बेहतर पता होगा कि ये इक्वेशन किसने दिया था। इक्वेशन है रॉबर्टसन का, ठीक है। पी प्राइस लेवल, एम क्वांटिटी ऑफ मनी, टी ट्रांजेक्शन वॉल्यूम, है ना, के जो प्रोपोर्शन में ट्रांजेक्शन वॉल्यूम का वह प्रोपोर्शन विच पीपल विश टू होल्ड, ठीक है, जिसको लोग सेव करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो रॉबर्टसन होगा ऑप्शन नंबर सी। सारा आंसर सी ही आ रहा है लगभग क्या। 155 है, कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ केन्सियन थ्योरी, है ना। केन्स के थ्योरी का कौन सा फीचर नहीं है? शॉर्ट रन, बिल्कुल। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट लॉन्ग रन को फोकस करते थे, केन्स ने कहा था वी ऑल आर डेड इन लॉन्ग रन, थ्योरी बनाने से क्या फायदा। शॉर्ट रन का थ्योरी पे उन्होंने फोकस किया है, ठीक है, ये फीचर है। वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी क्लासिकल बोलते थे, केन्सन ने कहा था रिजिडिटी होता है, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी, बिल्कुल केन्स ने कहा था कि ठीक है कि जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगा तो इकोनॉमी में जो है इंप्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगा। अंडर इंप्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, हाँ ये भी सही है। क्लासिकल मानते थे कि इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, इक्विलिब्रियम होता है फुल एम्प्लॉयमेंट पे। केन्स ने कहा नहीं, इक्विलिब्रियम जो होगा वो अंडर इंप्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। ये भी सही है, तो ये उनका फीचर नहीं है, कौन? वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैश बैलेंस अप्रोच इन क्वांटिटी थ्योरी एम्फेसाइज ऑन। जो कैश बैलेंस अप्रोच है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में, कैश बैलेंस अप्रोच मतलब कैम्ब्रिज वर्जन, किस कौन सा वर्जन? कैम्ब्रिज वर्जन, ठीक है। ट्रांजेक्शन अप्रोच की बात, कैश ट्रांजेक्शन अप्रोच की बात की जाए तो वो हो गया फिशर्स थ्योरी, ठीक है। कैश बैलेंस अप्रोच कैम्ब्रिज वर्जन, ठीक है। तो कैश बैलेंस अप्रोच में मतलब कैश को बैलेंस के रूप में रखना पसंद करते हैं लोग, है ना। इन्होंने डिमांड फॉर मनी का दो रीजन बताया, एक तो ट्रांजेक्शन, दूसरा स्टोर ऑफ वैल्यू, बट ज्यादा फोकस स्टोर ऑफ वैल्यू पे था, ठीक है, कैश बैलेंस पे था। तो मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। 157 है तो कहता है द एक्सपेंशन इन मनी सप्लाई डज नॉट अफेक्ट, एक्सपेंशन इन मनी सप्लाई डज नॉट अफेक्ट रियल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब यहाँ पे बात कर रहा है कि जो नॉमिनल वेरिएबल होता है, नॉमिनल वेरिएबल जो है, ठीक है, ये रियल वेरिएबल, मनी सप्लाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्राइस लेवल, दीज आर नॉमिनल वेरिएबल, ठीक है। आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज रियल वेरिएबल। तो नॉमिनल वेरिएबल रियल वेरिएबल को अफेक्ट नहीं करता, ये कंसेप्ट था न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, क्लासिकल डिकोटॉमी में डिस्कस किया गया है न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, ठीक है। मनी न्यूट्रल, ठीक है। इफ नॉमिनल वेरिएबल चेंजेस देन इट डज नॉट अफेक्ट रियल वेरिएबल्स, ठीक है, ये न्यूट्रलिटी ऑफ मनी है। क्लियर है। नेक्स्ट 158 है, कहता है एन इंक्रीज इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी that arise out of increasing consumption demand and a rise in real wealth is called। जब रियल वेल्थ राइज होता है, कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से आउटपुट एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होता है, इसको पिगू इफेक्ट कहते हैं। मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, आप जा करके मेरा चेक कर सकते हैं, ठीक है। 10 मिनट्स इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट होगा, उसमें मैंने अभी कुछ ही दिन पहले अपलोड किया था वीडियो, जो कि है पिगू इफेक्ट, ठीक है, तो जा करके देख लीजिएगा एक बार, है ना। चलिए 159 है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टू बी अडॉप्टेड टू रिमूव रिसेशन फ्रॉम द इकोनॉमी। रिसेशन का मतलब इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट काफी कम है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है, आउटपुट कम है, ठीक है, वहां से निकलना है तो क्या आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना पड़ेगा। क्या करेंगे इसके लिए? सरकार खर्च करे लोगों पे ज्यादा, ठीक है, टैक्सेशन कम हो तभी ना डिमांड वगैरह बढ़ेगा। तो क्या होगा? इंक्रीज इन गवर्नमेंट वेलफेयर एंड इंक्रीज इन टैक्सेस, नहीं, टैक्सेस डिक्रीज होगा। ऑप्शन बी यही करेक्ट है, इंक्रीज इन गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोजेक्ट्स एंड डिक्रीज इन टैक्सेशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 168 कहता है केन्सन इकोनॉमिक्स केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड बिकॉज इट फाइंड सॉल्यूशन टू। देखो केन्सन इकोनॉमिक्स जो है ना, ये कब पॉपुलर हुआ था? जब ग्रेट डिप्रेशन आया था 1930s के समय, ठीक है। इन्होंने कहा था कि इकोनॉमी को बाहर निकालने का सबसे बढ़िया तरीका यही है भैया, एग्रीगेट डिमांड बढ़ाइए, इफेक्टिव डिमांड को इनहेंस कीजिए, ठीक है ना। तो हमारा होगा क्या? ग्रेट डिप्रेशन 1930s, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो क्वेश्चन नंबर 161 हमारे पास है, कह रहा है when there is an excess of anticipated expenditure over the available output it gives rise to। देखिए कहता है जब प्रत्याशित व्यय जो है वो ज्यादा हो, है ना, एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, जितना आउटपुट है उससे ज्यादा खर्च हो रहा हो, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ज्यादा खर्च मतलब ज्यादा डिमांड हो रहा है, ठीक है, तो आउटपुट जितना अवेलेबल है उसके अपेक्षा ज्यादा डिमांड अगर होगा, ठीक है, तो यह क्या क्रिएट करेगा, एक्सेस रहेगा अगर एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर का ओवर द अवेलेबल आउटपुट, ठीक है, तो इट विल गिव राइज टू इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, अगर देयर इज एक्सेस ऑफ एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर, ठीक है, टू द अवेलेबल आउटपुट, इसका मतलब है प्राइसेस बढ़ेगा, खर्च ज्यादा हो रहा है ना, प्रत्याशित व्यय जो है वो अधिक है ना, तो ऐसे समय में क्या होगा कि हमारा इन्फ्लेशनरी गैप आएगा, मतलब प्राइसेस राइज करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 162, कहता है अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी द ग्रोथ इन मनी सप्लाई इज द प्राइमरी डिटरमिनेंट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, कहता है कौन से थ्योरी में, कहता है मनी सप्लाई जो है वो प्राइम रीजन है किसका, इन्फ्लेशन का, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे केन्स होगा, अगर मिल्टन फ्रीडमैन होता तो हम लोग उसको लेते, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो इन्फ्लेशन है वो प्योर मॉनेटरी फेनोमेना है, वहां इसमें ऑप्शन नहीं है मिल्टन फ्रीडमैन का, क्लासिकल है, तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट भी कहते थे प्राइस और सप्लाई ऑफ मनी के बीच में प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, जब मनी सप्लाई बढ़ेगा मतलब क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 163 कहता है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग एग्रीगेट डिमांड कर्व, आपने पढ़ा होगा एग्रीगेट डिमांड कर्व जो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, इसका रीजन क्या होता है, जब प्राइसेस फॉल करेगा ना, ठीक है, तो पीपल फील वेल्दियर, है ना, वो अपने आप को रिच महसूस करते हैं और वो डिमांड बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो ये एक रीजन है, इंटरेस्ट रेट इफेक्ट भी होगा हमारा, एक्सचेंज रेट इफेक्ट भी होगा, तो ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर होगा। अगर आपने हमारा पहले का वीडियो नहीं देखा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पे, तो सर्च कर लीजिएगा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई पे, मैंने वीडियो बनाया, वहां पे डिस्कस किया है डिटेल में इसको मैंने, ठीक है। चलिए 164 है, कहता है अंडर फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी टी डिनोट्स, आपने पढ़ा होगा फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में उन्होंने इक्वेशन दिया था पीटी इक्वल्स एमवी, है ना, जहां पे पी का मतलब है प्राइस लेवल, टी का मतलब है ट्रांजैक्शन यूनिट, एम का मतलब है क्वांटिटी ऑफ मनी, वी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ मनी, ठीक है, तो टी के बारे में पूछा तो ये क्या होगा, ट्रांजैक्शन यूनिट, लेन देन इकाई, ठीक है। 165 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अगर इन्फ्लेशन मान लीजिए हमारे पास इन्फ्लेशन जो है वो कितना 6% एंड यू रिसीव अ 1% राइज इन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, ठीक है, जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है उसमें राइज होता है 1% का, तो हाउ मच डिड योर रियल वेज चेंजेस, देखो रियल वेज का फॉर्मूला होता है, रियल वेज जो हमारा होगा ना, अगर रियल वेज में क्या चेंजेस आया है अगर ये देखना हो, ठीक है, तो हम लोग नॉमिनल वेज में माइनस कर देंगे इंटरेस्ट रेट, तो नॉमिनल वेज हमारा बढ़ा 1% माइनस 6% कितना बचेगा, -5%, ठीक है, तो रियल वेज 5% बढ़ गया क्योंकि इन्फ्लेशन 6% बढ़ा और नॉमिनल वेज में इंक्रीमेंट सिर्फ 1% का मिला, है ना, जो सामान पहले 100 रुपया मिल रहा था वो 106 रुपया हो गया, और आपके पास जो पैसा पहले 100 मिल रहा था वो 101 हो गया, तो 5 रुपया का तो लॉस हुआ ना, तो दिस इज -5% इसका हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है द फिलिप्स कर्व इंप्लाइज दैट देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन, देखो फिलिप्स कर्व आपने पढ़ा होगा जिन्होंने ट्रेड ऑफ दिखाया था किसके बीच में, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, कहता है जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो क्या होता है, घटता है, ठीक है, बाद में फ्रीडमैन ने कहा था ये सिर्फ शॉर्ट रन में ऐसा सिचुएशन पॉसिबल है, लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व ऐसा नहीं होकर के वर्टिकल हो जाता है, ठीक है, तो बेसिकली ट्रेड ऑफ जो दिखाया गया है किसके बीच में, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में, ठीक है ना। चलिए 167 नंबर क्वेश्चन है स्टैगफ्लेशन रिजल्ट फ्रॉम, देखो स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है, ये मान लीजिए हमारा एग्रीगेट डिमांड है, ये एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है,
तो स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है प्राइस भी राइज कर रहा हो और अनएम्प्लॉयमेंट भी हो, है ना। तो अगर एएस घट गया, इसका क्या मतलब हुआ, एग्रीगेट डिमांड वही है, एग्रीगेट सप्लाई घट गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्राइस भी बढ़ गया और हमारा एम्प्लॉयमेंट भी पहले से घट गया, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट राइज कर गया, ठीक है। तो क्या होगा स्टैगफ्लेशन का रीजन इनमें से शिफ्ट ऑफ एएस कप टू द लेफ्ट, ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 168 कहता है कंजम्पशन इक्वेशन है, C इक्वल्स कितना दिया हुआ है, A प्लस बी वाई, है ना। द वैल्यू ऑफ B लाइज बिटवीन, देखिए A का मतलब होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन, B का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, है ना। और आपने पढ़ा होगा कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का जो वैल्यू होगा वो किसके बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में ही रहेगा, ठीक है, इसके बीच में, राइट। तो हमारा आंसर पहला ही होगा, 0 से 1 के बीच में, ठीक है ना। फिर है 169 कहता है इन द क्लासिकल व्यू द प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड बाय, देखो क्लासिकल व्यू का क्या कहना था, प्राइस लेवल कैसे डिटरमाइन होता है, मैंने कहा क्वांटिटी ऑफ मनी या फिर सप्लाई ऑफ मनी के द्वारा। जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ता है प्राइस लेवल भी बढ़ेगा, सप्लाई ऑफ मनी घटेगा प्राइस लेवल भी घटेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। नेक्स्ट 170 है, कहता है इन अ 3 सेक्टर इकोनॉमी वाई इक्वल्स, देखिए आपने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहां एग्रीगेट सप्लाई इक्वल एग्रीगेट डिमांड होता है, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई को इनकम भी बोलते हैं हम लोग, वाई से भी डिनोट करते हैं। और एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, अगर 2 सेक्टर है तो C प्लस आई होता है, कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड, इन्वेस्टमेंट बाय प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, मतलब फॉर्म। उसके अलावा अगर 3 सेक्टर तो यहाँ पे G इंक्लूड होगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है, गवर्नमेंट एक्टिविटी वो इंक्लूड हो जाता है। तो वाई इक्वल्स क्या होगा, C प्लस आई प्लस G, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगर 4 सेक्टर होता तो y इक्वल्स क्या हो जाता है, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सटर्नल सेक्टर जोड़ देते एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को, जिसको नेट एक्सपोर्ट हम लोग कहते हैं, ठीक है। यहां तक कोई समस्या नहीं आपको। क्वेश्चन नंबर 171 हमारा कहता है ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज द फंक्शन ऑफ, देखिए आपने आपको अगर याद होगा तो केन्स ने डिमांड फॉर मनी के 3 मोटिव बताया था, कौन कौन, एक तो ट्रांजैक्शन जो कि लिक्विड फॉर ट्रांजैक्शन, है ना, वो किसका फंक्शन होता है, इनकम का फंक्शन होता है। प्रिकॉशनरी मोटिव से जो लिक्विडिटी फॉर्म ऑफ मनी का डिमांड जो करता है वो भी इनकम का फंक्शन होता है। और स्पेकुलेशन डिमांड के लिए स्पेकुलेशन के लिए डिमांड फॉर मनी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी जो होगा वो किसका फंक्शन होगा, इनकम का फंक्शन होगा, मतलब जितना ज्यादा इनकम होगा उतना लोग ज्यादा ट्रांजेक्शन्स करेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इनकम आए, ठीक है। चलिए 172 नंबर है, कहता है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, है ना। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम जो हमारा है उसमें क्या होता है कि वो किसके बराबर है, फॉर्मूला पूछा है, ठीक है। तो क्या क्या है, पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड नेशनल सेविंग्स, बिल्कुल सही है हमारा ये, ठीक है। फिर है नेशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेशनल सेविंग, ये भी सही है क्योंकि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को जोड़ दें तो वो बनता है हमारा नेशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। फिर है नेशनल इनकम प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये भी हमारा सही है, सारे के सारे सही है। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर होगा, ठीक है। कहीं दिक्कत होगा जरूर बताइएगा, मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। कहता है इफ अ फार्मर सेल्स व्हीट टू अ मिलर, जो है फार्मर है वो मिलर को बेचा कितने में, 500 रुपया में, ठीक है। मिलर सेल्स फ्लोट टू अ बेकर, मिलर जो है वो बेकर को बेचा, ठीक है ना, वो कितना होगा वो कितना बेचा 700 रुपया में। और बेकर ने जो है वो कंज्यूमर को सेल किया कितना में, 1000 रुपये में। कहता है कि वैल्यू एडेड बाय मिलर एंड बेकर, मिलर और बेकर ने क्या वैल्यू ऐड किया वो बताना है। तो देखिए मिलर ने कितना में खरीदा था, 500 रुपया में, और वो बेकर को बेचा कितना में, 700 रुपया, मतलब ये 200 का वैल्यू ऐड किया, ठीक है। अब बेकर ने खरीदा 700 रुपये में, बेचा कितने में, 1000 में कंज्यूमर को, तो 300 रुपया का वैल्यू ऐड किया।
तो कितना होगा 500 हमारा आंसर है। दिस इज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए अगर बेसिक आता है तभी ये सब क्वेश्चन बनेगा, है ना, तो मुझे उम्मीद है कि बेसिक्स आपको आते हैं। क्लियर, और बेसिक नहीं आता है पहली बात, ठीक है, आप डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर सकते हो, आपको कंसेप्ट भी जानना पड़ेगा, है ना। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना, जिसमें यूजी, पीजी, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, इकोनॉमिक्स, इन सब के कोर्सेज वहां पे अवेलेबल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 174 है, कहता है अ टेम्पोररी अनएम्प्लॉयमेंट दैट एग्जिस्ट ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ लेबर फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है, कहता है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। देखो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है अपनी इच्छा से बेरोजगार रहना। ठीक है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जो साइकिल चलता है ना, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस होता है, तो उसमें जब रिसेशन आया तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है, फिर प्रॉस्पेरिटी आया तो अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो गया। इनवॉलेंट्री अपनी इच्छा से बेरोजगार नहीं होना। फिर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ये होता है हमारा, इसका आंसर यही होगा, कोई व्यक्ति ए में ए कंपनी में काम कर रहा है, छोड़ करके बी में जा रहा है, तो जो गैप रह जाएगा, ठीक है, वो कहलाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब स्विचिंग जॉब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसके बीच में जो गैप रह गया वो हो गया हमारा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये टेम्पोररी अनएम्प्लॉयमेंट होता है एक प्रकार का। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 175 पे कहता है अकॉर्डिंग टू फिलिप्स कर्व अनएम्प्लॉयमेंट विल रिटर्न टू द नेचुरल रेट व्हेन। देखिए आपने पढ़ा होगा लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व होता है वर्टिकल, जो कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, शॉर्ट रन में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच ट्रेड ऑफ जरूर होता है, लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है, वो नेचुरल रेट पर पहुंच जाएगा। इसका रीजन क्या है कि अगर जो वेजेज आपका बढ़ रहा है उससे ज्यादा तेजी से अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो, लोग काम करना नहीं चाहेंगे हायर वेज पर भी। देखो अगर वेज आपका 10% बढ़ा, ठीक है, और इन्फ्लेशन 15% बढ़ गया, तो फिर काम करने से क्या फायदा, आपको तो 5% का लॉस ही हो गया ना। आपका वेज 100 था, 100 से हो गया 110, 100 कितना हो गया 110। आप पहले जो सामान खरीद सकते थे 100 में, आप खरीदने लगे 115 में। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में वेज बढ़ने के बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं घटता है। ठीक है, मतलब कि जो फिलिप्स का ट्रेड ऑफ दिखाता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच, वो ट्रेड ऑफ खत्म हो जाता है। ठीक है, और नेचुरल रेट पर रहेगा अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा। ठीक है, तो क्या समझे, व्हेन इन्फ्लेशन इज हायर देन द ग्रोथ ऑफ नॉमिनल वेज। क्लियर। 176 है, कहता है अकॉर्डिंग टू मॉनेटरीज इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय। इन्फ्लेशन का रीजन क्या है, देखिए मॉनेटरीज ने कहा था कि इन्फ्लेशन इज एवरीवेयर एंड ऑलवेज अ मॉनेटरी फेनोमेना। ठीक है, मतलब मॉनेटरी पॉलिसीज के कारण ही क्या होता है, इन्फ्लेशन आता है। क्या मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा अगर मनी सप्लाई बढ़ाया जाए, ठीक है, तो मनी सप्लाई के बढ़ने से इन्फ्लेशन आता है। ठीक है, तो मनी सप्लाई बढ़ता क्या है, कब है, जब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाया जाता है, विस्तारवादी मौद्रिक नीति। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक आपको। चलिए 177 है, कहते हैं मेन्यू कॉस्ट ऑफ पोस्ट केन्सन एक्सप्लेन्स। देखो मेन्यू कॉस्ट जो थ्योरी है कौन दिया है, न्यू केन्सन इकोनॉमिक्स में इसका चर्चा किया गया है। वो प्राइस इनफ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है, मतलब प्राइस रिजिडिटी की बात करता है। आप रेस्टोरेंट में जाते होंगे, रोज सब्जी वगैरह का रेट घटते बढ़ते रहता है, लेकिन रेस्टोरेंट में क्या रोज प्राइस घटता बढ़ता है, नहीं। क्यों, क्योंकि उसके लिए उसको नया मेन्यू छपवाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत अगर प्राइस फ्लक्चुएट करता भी है तो रेस्टोरेंट वाला, है ना, मेन्यू कॉस्ट से बचने के लिए प्राइस कांस्टेंट ही रखता है, प्राइस फिक्स रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 178, कहता है मिन्स्कीज मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक फील्ड वाज। यह फिनेंशियल इनस्टेबिलिटी हाइपोथेसिस दिया गया है। क्या दिया गया है, फिनेंशियल इनस्टेबिलिटी हाइपोथेसिस, किसके द्वारा, मिन्स्की के द्वारा। अगर आपको डिटेल में चाहिए वीडियो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, इसके बाद है गुडविन्स मॉडल ऑफ ट्रेड साइकिल इज बेस्ड ऑन। देखिए जो गुडविन का मॉडल था ना ट्रेड साइकिल का, वो क्लास स्ट्रगल की बात करता है
और ये नॉन लीनियर मॉडल है। उसमें कहा गया है ना कि लोग ज्यादा से ज्यादा कैपिटल गेन करना चाहते हैं ताकि जो डिजायर्ड लेवल जो है उनका आउटपुट का वो जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके, ठीक है। तो इस कारण से ट्रेड साइकिल होता है। तो ये हमारा नॉन लीनियर मॉडल है। क्लियर है? चलिए 180 नंबर कहता है इन न्यू केन्सियन इकोनॉमिक्स, जो न्यू केन्सियन इकोनॉमिक्स है ना, वो क्या बात करता है। देखिए क्लासिकल ने कहा था वेज प्राइस फ्लेक्सिबल होता है, केन्स ने कहा था वेज प्राइस फ्लेक्सिबल नहीं होता है। फिर न्यू क्लासिकल ने कहा कि मार्केट क्लियर्स कंटिन्यूअसली, है ना, वेज प्राइस वहां पे भी फ्लेक्सिबल होता है। फिर न्यू केन्सियन ने कहा नहीं, प्राइस स्टिकी प्राइस होता है, वेज प्राइस स्टिकी होता है, वो मार्केट को क्लियरली कंटिन्यू जो है क्लियर नहीं करता है, मतलब वेजेस प्राइस फेल टू एडजस्ट कंटिन्यूअसली। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा, मार्केट क्लियर्स कंटिन्यूअसली नहीं, ये तो न्यू क्लासिकल का कहना है। फ्लेक्सिबल प्राइसेस एंड वेज, ये भी क्लासिकल है, न्यू क्लासिकल का कहना है। तो आंसर क्या होगा, वेजेस एंड प्राइसेस फेल टू एडजस्ट कंटिन्यूअसली, मजदूरी और कीमतें लगातार समायोजित करने में विफल रहती है। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 181 हमारे पास है, कहता है द परफेक्टली इलास्टिक पार्ट ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व इज नोन एज, जो हमारा ये लिक्विडिटी ट्रैप का कर्व होता है, ऐसे बनता है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस का कर्व है ना। ये जो एरिया है ये परफेक्टली इलास्टिक वाला एरिया है, ठीक है। इस एरिया को क्या कहते हैं, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व नहीं, ये तो पूरे कर्व को बोलते हैं हम लोग लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व। यहाँ सिर्फ पूछा कौन सा, परफेक्टली इलास्टिक वाला एरिया, यहां से यहां तक वाले एरिया के बारे में पूछा है। लिक्विडिटी ट्रैप, बिल्कुल लिक्विडिटी ट्रैप बोलते हैं, ठीक है। ये एक मिनिमम लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस पर डिमांड फॉर मनी जो है वो क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 182 है द क्लासिकल रेंज ऑफ एलएम कर्व इज। देखिए जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने जो रेंज दिया था एलएम कर्व का, याद रखिएगा ये हमारा जो एलएम कर्व का रेंज होता है ये कौन सा, केन्सियन रेंज है। फिर हमारा ये इंटरमीडिएट रेंज है और ये हमारा होता है क्लासिकल रेंज। कौन सा रेंज होता है, क्लासिकल रेंज, क्योंकि इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इधर क्वांटिटी ऑफ मनी है ना। ध्यान रखिएगा जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो बिलीव करते थे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मनी का कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन के पर्पज से मनी डिमांड का उल्लेख करते हैं, ठीक है। उनका कहना है कि जब इनकम बढ़ता है, ठीक है, तो इनकम बढ़ने के साथ साथ लोग मनी का डिमांड बढ़ाते हैं ताकि ट्रांजैक्शन कर सकें, ठीक है ना। तो इसीलिए एलएम कर्व जो है ये हमारा हो जाता है वर्टिकल, किस एरिया में, ये हमारा क्लासिकल रेंज वाले एरिया में, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, वर्टिकल शेप का होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कहता है एज पर द क्लासिकल इकोनॉमी द एलएम कर्व इज वर्टिकल। अभी मैंने बताया एलएम को वर्टिकल होता है क्लासिकल रेंज में, क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंगली। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द वर्टिकल एलएम कर्व, रीजन क्या होता है, मैंने अभी वो भी डिस्कस किया है। क्या, मनी इज प्राइमरली डिमांडेड फॉर ट्रांजेक्शन पर्पस। हाँ, क्लासिकल का मानना ये था कि मनी को जो डिमांड करते हैं वो प्राइमरली ट्रांजेक्शन पर्पस से करते हैं। डिमांड फॉर मनी इंटरेस्ट इन इलास्टिक, बिल्कुल अभी कहा ना कि इंटरेस्ट के साथ लेना देना नहीं है, इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, डिमांड फॉर मनी जो है वो हमारा फिक्स रहेगा, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है द न्यू केन्सियन मॉडल अज्यूम परफेक्ट कंपटीशन। ने ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का अजम्पशंस था, ठीक है, जिसको न्यू क्लासिकल ने भी कहा है ना। बट न्यू केन्सियन मॉडल ने बेसिकली मान के चला देयर इज इम्परफेक्ट कंपटीशन इन दी मार्केट, ठीक है ना। तो अगर अब बच्चे बहुत कहेंगे कि सर ओलिगोपोली भी तो ऑप्शन है, वो भी तो मोनोपोली इम्परफेक्ट कंपटीशन का ही पार्ट है। देखिए उन्होंने इम्परफेक्ट कंपटीशन टर्म जो वो बेसिकली यूज किया था, तो हमें बेस्ट आंसर वही चूज करना है, ठीक है। अपूर्ण प्रतियोगिता का बाजार। 185 पे कहता था बिजनेस साइकिल मॉडल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर इज गिवन बाय। देखिए जो मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर मॉडल है ना, सर्वप्रथम जो इन्होंने इंटरेक्शन बताया था वो सैमुअल्सन ने दिया था। इनका कहना ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जब होता है तो इससे कारण मल्टीप्लायर वर्क करता है और इनकम
कई टाइम्स बढ़ जाते हैं। फिर इनकम बढ़ने के कारण क्या होता है ना, इन्वेस्टमेंट जो है वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे काम मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर दोनों करता है। सैमुअलसन के बाद के इकोनॉमिस्ट ने भी इसको यूज में लिया अपने थ्योरी में, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन सैमुअलसन हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। 186 है, कहता था रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द डिफरेंस बिटवीन दी। अगर आप लोग 10 मिनट्स इकोनॉमिक सीरीज का मेरे वीडियोस को देखते होंगे तो उसमें मैंने डिस्कस भी किया था रियल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट वगैरह के बारे में। तो रियल इंटरेस्ट रेट क्या है, कहता है रियल इंटरेस्ट रेट जो हमारा होता है, ठीक है, रियल इंटरेस्ट रेट वो क्या होता है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट, क्लियर। तो हमारा रियल इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ सबसे पहले नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन के बीच का डिफरेंस है, क्लियर। तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 में ही है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, कहता है अ 1% इंक्रीज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन टर्न कॉजेज 1% इंक्रीज इन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। देखिए रियल इंटरेस्ट रेट जो हमारा होता है वो क्या होता है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। अगर हम लोग ऐसे इसको लिखें, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला अगर उल्टा करके लिख दें, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ये होता है रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन, है ना। तो जब इन्फ्लेशन में 1% का इंक्रीमेंट आएगा तो नॉमिनल इंटरेस्ट भी 1% बढ़ेगा, बिल्कुल सही है। दिस 1-for-1 रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कॉल्ड, फिशर ने इस कंसेप्ट को दिया था, तो इसको फिशर इफेक्ट हम लोग कहते हैं। देखिए मैंने फिशर इफेक्ट भी डिस्कस किया है, पिगू इफेक्ट भी डिस्कस किया है, केन्स इफेक्ट भी डिस्कस किया है 10 मिनट्स इकोनॉमिक्स के सीरीज में। तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, 10 मिनट्स इकोनॉमिक्स का आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, उससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 188 नंबर है, कहता है अ हाई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब एमपीसी जो है वो काफी ज्यादा हायर है। ये क्या इंप्लाई करता है, आई स्मॉल चेंज इन कंजम्पशन व्हेन इनकम चेंजेस। क्या हाई एमपीसी का मतलब है हायर चेंज इन कंजम्पशन, राइट। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अ हाई सेविंग रेट नहीं, एमपीसी ज्यादा है, ज्यादा कंज्यूम कर रहे तो सेविंग कम होगा, ठीक है, याद रखिएगा। एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर होता है 1, है ना। तो अगर एमपीसी ज्यादा है तो एमपीएस कम होगा, ठीक है। फिर है हाई मार्जिनल रेट टैक्स, नहीं ये नहीं होगा। एन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम नियर फुल एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल नहीं। अ लो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। मैंने कहा ना जब कंजम्पशन हाइयर होगा तो सेविंग जो है वो क्या होगा, लोअर होगा, ठीक है। तो हमारा ई नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। 189 नंबर क्वेश्चन, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी विल टेंड टू एप्रिसिएट इफ, कहता है किसी एक कंट्री का करेंसी एप्रिसिएट करता है, कब करता है, जब उसके पास एक्सपोर्ट सरप्लस जब आते हैं ना तो उससे करेंसी एप्रिसिएट करता है, ठीक है। तो क्या होगा, डिमांड फॉर कंट्रीज एक्सपोर्ट इंक्रीजेज, बिल्कुल, क्योंकि जब एक्सपोर्ट इंक्रीज करता है तो फॉरेन रिजर्व हमारे पास बढ़ता है, जितना ज्यादा फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा उतना ज्यादा हमारा करेंसी स्ट्रांग होता है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 189 नंबर है, कहते हैं द अमाउंट ऑफ मनी दैट द पब्लिक वांट टू होल्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश विल, कहता है लोग जब अपने अपने पास जो कैश होल्ड करना चाहते हैं, ठीक है, वो क्या होगा, बी अनअफेक्टेड बाय एनी चेंज इन इंटरेस्ट रेट एंड प्राइस लेवल, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। इंक्रीज इफ इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, नहीं, इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेगा तो लोग होल्ड करना पसंद नहीं करेंगे, वो बैंक में डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। डिक्रीज इफ इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, बिल्कुल यही हमारा आंसर होगा। जो लोग अपने पास जो कैश होल्ड करते हैं वो डिक्रीज करता है, कब, अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा तब। आगे ऑप्शन क्या, इंक्रीज इफ प्राइस लेवल डिक्रीजेज, नहीं, प्राइस लेवल जब डिक्रीज कर रहा है तो कैश की जरूरत हमें कम पड़ेगी, क्योंकि सस्ता में चीजें मिल जाएगा, ठीक है, ज्यादा होल्ड करेगा नहीं पब्लिक। तो ये भी आंसर गलत है हमारा, ठीक है। डिक्रीज इफ प्राइस लेवल रिमेन कांस्टेंट, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि जो कैश होल्ड कर रहा है वो डिक्रीज करेगा व्हेन इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है, ठीक है ना, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 191 हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू डिक्रीज इन नेशंस मनी सप्लाई, मतलब निम्नलिखित में से कौन से मतलब कंट्री के मनी सप्लाई में, मतलब मुद्रा की पूर्ति में कमी लाएगा, ठीक है। ऑप्शन है अ डिक्रीज इन टैक्स रेट, अगर टैक्स रेट घटा तो हमारा भाई डिस्पोजेबल इनकम तो बढ़ जाएगा, ठीक है।
तो डिक्रीज अगर टैक्स रेट इंक्रीज करता है, ठीक है, तो एक ऑप्शन चलो ये देखते हैं, डिक्रीज इन डिस्काउंट रेट अगर डिक्रीज किया जाए, है ना, या फिर एन ओपन मार्केट परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक जो है वो सिक्योरिटीज को परचेज कर ले रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, एन इंक्रीज इन रिजर्व रिक्वायरमेंट जो है बैंकों का वो बढ़ा दे रहा है, एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब देखिए हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है ये जो है मनी सप्लाई को बढ़ा देगा, बी जो है ये भी मनी सप्लाई को बढ़ाएगा, सी भी मनी सप्लाई को बढ़ाएगा और ई भी मनी सप्लाई को बढ़ा देगा, मतलब मनी का फ्लो इकोनॉमी में बढ़ा देगा ये। लेकिन ऑप्शन डी जो है वो मनी सप्लाई को घटाएगा, हमारा क्वेश्चन वही था, लीड टू डिक्रीज इन नेशनल मनी सप्लाई, ठीक है। अगर रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है तो बैंक क्रेडिट क्रिएशन कम कर पाते हैं जिसके कारण मनी सप्लाई कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन सप्लाई एंड डिमांड फॉर अ गुड विल डेफिनेटली रिजल्ट इन डिक्रीज इन बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ द गुड्स। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन एक आ गया, कोई बात नहीं। देखिए ये हमारा डिमांड है, ये हमारा सप्लाई है, क्लियर है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर क्या हो, अगर मान ली देखो यहाँ पे देखते हैं, अगर हम डिमांड घटा दें तो क्या हो रहा है, डिमांड घटने से इक्विलिब्रियम प्राइस भी घट जा रहा है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी घट जा रहा है ना। तो सप्लाई वही रहा अनचेंज्ड, नो चेंज, और डिमांड में कमी हो गया, ठीक है। यहाँ का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में है, नो चेंज इन सप्लाई एंड डिमांड डिक्रीजेस, क्लियर। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते क्या कहता है भाई, है ना। बाकी ऑप्शंस कह रहा है हमारे पास, एक तो कह रहा है इंक्रीज, है ना। अगर मान लो सप्लाई भी इंक्रीज हो गया, डिमांड भी इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो अगर सेम प्रोपोर्शन में होगा तो प्राइस वही रहे, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन क्वांटिटी बढ़ जाएगा। सवाल है कि इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी दोनों घटना चाहिए, ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा होगा नहीं। दूसरा कह रहा है इंक्रीज एंड नो चेंज, सप्लाई बढ़ गया पहले से, डिमांड वही रहा, भाई इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी ये है, इसमें इक्विलिब्रियम प्राइस तो घटा लेकिन क्वांटिटी तो बढ़ गया ना, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा, दोनों में कमी पूछ रहा है यहाँ पे हमसे, ठीक है। फिर डी नंबर है डिक्रीज एंड सप्लाई डिक्रीज करता है और डिमांड इंक्रीज करता है, ठीक है। तो अगर सेम प्रोपोर्शन में चेंजेस हुआ है ना, तो क्वांटिटी तो वही रहेगा लेकिन प्राइस बढ़ जाएगा, ये भी तो नहीं हो सकता है हमारा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी आप डायग्राम में ही पुट करके देख सकते हो, क्लियर है। नो चेंज इन सप्लाई एंड डिमांड डिक्रीजेस, देन देयर विल फॉल इन इक्विलिब्रियम प्राइस एज वेल एज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। 193 क्वेश्चन कह रहा है एन इंक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज एग्रीगेट डिमांड कर्व टू शिफ्ट द लेफ्ट। देखो एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है, एडी कर्व, ये लेफ्ट शिफ्ट कब करेगा, जब घट जाएगा, है ना। कब हो सकता है ऐसा, कंज्यूमर ऑप्टिमिज्म, अगर कंज्यूमर और ऑप्टिमिस्टिक हो तो वो और डिमांड करेगा। पॉपुलेशन के कारण तो नहीं होगा, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो डिमांड और बढ़ेगा। कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज पे जो कॉस्ट लग रहा है वो तो प्रोड्यूसर्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा, वो सप्लाई को डिटरमाइन करता है। इनकम टैक्स, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा, अगर टैक्स बढ़ा दिया जाए, गवर्नमेंट के द्वारा इनकम टैक्स बढ़ जाए तो हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो पहले से घट जाएगा, भले ही प्राइस में कोई चेंजेस ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 194 है, कहता है अकॉर्डिंग टू शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व लोअर इन्फ्लेशन रेट आर एसोसिएटेड विथ। देखो आपने पढ़ा होगा फिलिप्स कर्व जो है वो बेसिकली किसके बीच में ट्रेड ऑफ दिखाता है, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। इन्फ्लेशन हाइयर है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, इन्फ्लेशन लोअर है तो अनएम्प्लॉयमेंट काफी हाई रहेगा। कह रहा है लोअर इन्फ्लेशन, लोअर मतलब हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 195 कहता है फॉर एन इकोनॉमी कंसिस्टिंग ऑफ हाउस होल्ड एंड बिजनेस ओनली, एक इकोनॉमी है जहां सिर्फ हाउस होल्ड है और बिजनेस फर्म है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिस्टेंट विद द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्शन। देखो क्या करता है, हाउस होल्ड जो होता है ये होता है प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज, है ना, एंड कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेसमैन क्या होता है, जो हायर करता है
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, है ना, एंड गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके वो बेचता है। ठीक है, तो पहला है हाउस होल्ड आर प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कंज्यूमर ऑफ रिसोर्सेज, नहीं, रिसोर्सेज का यूज करेगा बिजनेसमैन। ठीक है, और जो हाउस होल्ड होंगे दे आर कंज्यूमर, दे आर प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज, ठीक, फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट है हाउस होल्ड आर यूजर ऑफ रिसोर्सेज एंड बिजनेस आर रिसोर्स ऑफ सेविंग, नहीं ये भी नहीं है। हाउस होल्ड आर सप्लायर ऑफ रिसोर्सेज एंड कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल मैंने कहा ना, हाउस होल्ड जो है फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा एंड गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 196 ऑकुन्स लॉ रिलेटेड टू, है ना। देखिए ऑकुन्स लॉ है, ये बताता है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा तो जीडीपी घटेगा। अनएम्प्लॉयमेंट अगर मान लीजिए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो जीडीपी घटेगा। ठीक है, मतलब इनवर्स रिलेशन होता है अनएम्प्लॉयमेंट और जीडीपी के बीच में। वैसे ही ग्रोथ रेट, जीडीपी से ही ग्रोथ रेट हम लोग देखते हैं, तो ए नंबर ऑप्शन होगा। अगर ऑकुन्स लॉ का डिटेल में वीडियो चाहिए तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसका डिटेल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है द पिक इज द डैश है टर्निंग पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल। जो पिक होता है, आप बिजनेस साइकिल आपने देखा होगा, कुछ इस प्रकार का बनता जाता है। ठीक है, ये जो पिक होता है ये क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं अपर टर्निंग पॉइंट, क्योंकि पिक पॉइंट के बाद फिर इकोनॉमी रिसेशन में आता है, फॉल करता है। ठीक है, जनरली क्लियर, तो इसको अपर टर्निंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है ना, अगर बॉटम में रहेगा, ठीक है, तो लोअर टर्निंग पॉइंट बोलेंगे उसको। क्लियर है, नेक्स्ट 198 कांस मल्टीप्लायर इन्होंने, ये एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लायर का कंसेप्ट सबसे पहले इन्होंने दिया था, जिसका नाम था एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, इसके बाद केन्स ने दिया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्लियर, क्वेश्चन 199 है, कहता है अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट कंजम्पशन हाइपोथेसिस, जो केन्स के द्वारा दिया गया है, इसमें कहते हैं कि जब इनकम बढ़ेगा कंजम्पशन भी बढ़ेगा, बट द रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम विल बी ग्रेटर देन रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन। ठीक है, वो कहते हैं पहला ऑप्शन है करंट कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ करंट इनकम, बिल्कुल सही। उनका मानना था कि अभी जो भी कंजम्पशन कर रहे हैं ना, वो हमारे करंट इनकम पे डिपेंड करता है। ठीक है, एमपीसी लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0, हाँ ये एमपीसी जो हमारा होता है 0 से बड़ा होता है लेकिन 1 से कम होता है। मैंने कहा ना, जब इनकम बढ़ेगा कंजम्पशन भी बढ़ेगा, लेकिन इनकम ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, वो एमपीसी का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होने के कारण ऐसा होता है। ठीक है, एज इनकम इंक्रीज एपीसी डिक्लाइन, हाँ जैसे से इनकम बढ़ता जाएगा ना एपीसी घटता है। क्लियर, फिर एज इनकम इंक्रीजेज एपीसी इंक्रीजेज, नहीं गलत है, तो ए बी सी हमारा सही है, ऑप्शन नंबर 2 ए बी सी ओनली। ठीक है, नेक्स्ट है द रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस इज बेस्ड ऑन, देखो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस का जो कंसेप्ट है, जो डुसेनबेरी ने दिया था, है ना, उन्होंने 2 प्रकार के इफेक्ट बताए हैं पर बेस्ड था उनका थ्योरी। एक तो था डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, मतलब जो सोसाइटी के कंजम्पशन पैटर्न है उसको देख करके कंज्यूमर इन्फ्लुएंस होता है। रेचेट इफेक्ट मतलब पास्ट पीक इनकम जो होता है उससे भी इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, तो इसका आंसर बोथ ए एंड बी होगा। चलिए धन्यवाद। तो ये था आपका 100 एमसीक्यूज जो मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड था। उम्मीद है ये काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहा होगा आप लोगों के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखे होंगे, है ना। बाकी वीडियो खत्म करूं उसके पहले फिर से एक जानकारी दे दूं, अगर आप सच में इकोनॉमिक्स को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो अभी हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा राज इकोनॉमिक्स RECC, आप सर्च कीजिएगा, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना। हम लोग इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मैक्सिमम सभी जो भी कोर्सेज हैं, लाइक यूजी इकोनॉमिक्स का बच्चे को जो नीड होता है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स या स्टैटिस्टिक्स, या फिर पीजी इकोनॉमिक्स का हो गया, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का हो गया, या फिर टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स का हो गया, इन सब के कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं। कहाँ पे? हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथ ही अगर आप रांची से हैं तो आप हमारा ऑफलाइन सेंटर विजिट कर सकते हैं, रांची झारखंड। ठीक है ना। चलिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।